So, hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा फाइनल रिवीजन यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 और जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है हमारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी रहेगा. सो इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रखे हैं. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम प्रीलिमिनरी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो ये रिवीजन वीडियो है आपकी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज एसिड रेन रिएक्ट विद मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म. जब एसिड रेन मार्बल और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है. सो ऑप्शन आपके पास हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी रहेगा कैल्शियम सल्फेट एंड ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर सी, दैट इज कैल्शियम सल्फेट इसका बनता है. ठीक है, जब एसिड रेन मार्बल और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम क्या बनेगा, सल्फेट. सो एसिड रेन दैट इज प्राइमरली कंटेन ये क्या करती है, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड इसके बीच होते हैं. ये चीज़ याद रखनी है. दैट इज रिएक्ट विद द मार्बल एंड लाइमस्टोन, बोथ ऑफ देम आर कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो होते हैं Ca, इसका ये CaCO3 होता है टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, जो कि कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं जिसको हम Ca, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट, या ये कैल्शियम नाइट्रेट भी बनाते हैं. ठीक है ना. सो दिस रिएक्शन लीड टू द डिसोलेशंस ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन, जो कि क्या करते हैं, जो लाइमस्टोन, जिस अगर ताजमहल की बात करें वो जो है वो डिग्रेड हो गया है, तो इसी की वजह से ये डिग्रेड हो चुका है. ठीक है ना. इसको हम एसिड रेन कंपोजिशन भी कहते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें H2SO4 और नाइट्रिक एसिड H2SO4 प्लस हमारा HNO3 भी शामिल होते हैं. ठीक है, तो ये एसिड रेन जो होती है मार्बल के साथ रिएक्ट करके ये बनाती है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर दैट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑलवेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एट द बेस. जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, जो बेस होता है वो उनके बेस में से क्या चीज़ जो है वो स्टार्ट होती है. ठीक है जी. सॉरी, क्या वो डिकम्पोजर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स बेस में होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, या नन ऑफ द अबव. सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, द इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट ऑलवेज स्टार्ट विद फॉलोइंग एट द बेस इज योर प्रोड्यूसर. सो इकोलॉजिकल पिरामिड स्टार्ट कहाँ से होता है, विद प्रोड्यूसर एट इट्स बेस. बेस में जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं. अब प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, लाइक प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. और द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड बिकॉज दे कैन क्रिएट देयर ओन फूड. वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं या खुद सिंथेसाइज करते हैं. अब कैसे करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना खाना बनाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग द एनर्जी प्रोडक्शन फॉर द इंटायर इकोसिस्टम. ठीक है जी. ये होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. अब आपको ये भी पता होना चाहिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं क्या. सो व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो ये क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं हमारे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हमारे होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या होते हैं,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमें बताता है फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि हमें क्या बताता है, फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है, फ्लो ऑफ बायोमास बताता है, और उसके बाद हमें नंबर बताता है, नंबर बताता है कि इसका ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्रॉसिंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम। डिफरेंट जो होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल में जो होते हैं उनके लिए हमें ये बताता है, दैट इज इन लाई इन द हमारे कहाँ पे होता है, इकोसिस्टम। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, द पैरामीटर ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट द एनर्जी फ्लो एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जो एनर्जी फ्लो होता है ईच ट्रॉपिक लेवल में वो हमें बताता है। बायोमास की करें, हमारा बताएगा टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, टोटल लिविंग मास जो होता है वो बताता है हमें। और नंबर की बताएं, ये बताएगा हमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो इकोसिस्टम में हैं। ये सारे हमें इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में बताते हैं। और ये ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर ये सारे आते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर, Which of the following is a non-renewable energy source? इनमें से कौन सा जो है वो हमारा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? ठीक, क्या कोल है, फॉरेस्ट है, वाटर है या वाइल्ड लाइफ है? अब बताना है नॉन रीन्यूएबल कौन सा होगा? जो मतलब हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और ख़त्म हो जाता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाता है। वाइल्ड लाइफ नहीं होता, पानी नहीं होता, फॉरेस्ट नहीं होता, कोल अगर हम एक बार इस्तेमाल करेंगे, ये लिमिटेड रिजर्व है, जैसे ही ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, वाई कोल इज़ आ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है जी, क्यों है? सबसे पहले तो कोल जो है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, बिकॉज क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ ईयर जो है वो क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं टू फॉर्म फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, जो कि अंडर ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जो है कार्बनाइज्ड होने के बाद मिलियन ईयर लगते हैं अंडर बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है वो प्रेशर लगेगा। इंटेंस प्रेशर हो गया, हीट हो गया, उसके बाद ये जाके क्या है, कोल रिजर्व बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल आपने पढ़ी होगी, ये सारी कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद जैसे ही ये बनेगा, एक्चुअली कोल इज ये होता है कि कंबस्टेबल ब्लैक और ब्राउन ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक का होता है विद अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन इसके बीच होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, नॉन रीन्यूएबल, जो एक बार यूज़ करें और ख़त्म हो जाए, और रीन्यूएबल जो एक बार हम यूज़ करें और दोबारा भी मतलब वो लिमिटेड नहीं होता मतलब ज़्यादा होता है, वो ख़त्म नहीं होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू कंजर्व। जो चिपको मूवमेंट है ये वाज स्टार्टेड टू कंजर्व, किस चीज़ को बचाने के लिए ये चिपको मूवमेंट जो थी लॉन्च हुई थी? क्या फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ग्रासलैंड को, डेजर्ट को या साइल को? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे भी कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करना है और फिर खुद आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और फिर जब हमारा आंसर आएगा उस आंसर के साथ आपने इसको मैच करना है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, चिपको मूवमेंट जो थी वो किसकी कंजर्वेशन के लिए थी? फॉरेस्ट के लिए। याद रखें, फॉरेस्ट एंड ट्री। So, Chipko movement was started to conserve forest and tree. Especially, it was a non-violent socio-ecological क्या थी? एक मूवमेंट चली थी, कौन सी? non-violent and social and ecological movement थी,
इकोलॉजिकल मूवमेंट थी, या इसको इनिशिएटिव कहते हैं। इंडिया में हुआ था, ये कब हुआ था? इन 1970 के दशक में हुआ था, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्लांट थे वो क्या करते, बिना जो है वजह के काट रहे थे। तो उसकी वजह से ये कम्युनिटी जो थी उसने क्या किया था, उन्होंने, वहाँ की एक लोकल कम्युनिटी थी, तो उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट को जाके हग करके, मतलब ये पेड़ है, इसके साथ वो सारे क्या हग करने लग गए थे। तो उसको क्या कहते हैं, चिपको, मतलब का मतलब क्या होता है, हग करना। चिपको इट्स मीन टू हग और टू क्लिंच, ठीक है ना। तो ये हिंदी का वर्ड है। तो ट्री को उन्होंने क्या किया था, हग किया था, ताकि ये चीज़ ख़त्म हो सके, मतलब डिफॉरेस्टेशन ना हो सके। अब चिपको मूवमेंट स्टार्ट किसने की थी? तो हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट, ठीक है जी। तो चिपको मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे? एक बड़ी ही प्रोमिनेंट फिगर थे, जिनका नाम क्या है, सुंदर लाल बहुगाना जो थे, इनका पूरा नाम था, ये भी थे साथ में, सुंदरलाल बहुगाना भी थे, उसके बाद चंदी प्रसाद भट्ट थे, उसके बाद गोरा देवी थी, ये काफ़ी सारे थे। इन्होंने ये जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी, ठीक है ना। जो बहुगाना थे वॉज अ प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट थे ये, ठीक है नहीं। अब ये बात करेंगे, वेयर वाज चिपको मूवमेंट स्टार्टेड। ये चिपको मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट कहाँ हुई थी? ये एक रेनी विलेज है, याद रखें, रेनी विलेज है, कहाँ का? चमोली डिस्ट्रिक्ट के, कहाँ का? चमोली। और ये चमोली कहाँ पे है? चमोली जो है ये उत्तराखंड यूके में है, गढ़वाल रीजन में है, ठीक है ना, जो पहले उत्तर प्रदेश का ये पार्ट रहा था, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज, व्हाट इज द कॉमन टेक्निक। हमारे पास इन विट्रो है, कायरो प्रिजर्वेशन है, टिश्यू कल्चर है, तो ऑल आर इन द इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। तो ये इन सिटू नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक से देखता हूँ। तो ये जो व्हाट इज द कॉमन टू द टेक्निक, एक हमारे पास आ गया इन विट्रो, एक आ गया कायरो, एक आ गया टिश्यू कल्चर। अब ये किसका पार्ट है? ऑप्शन ए रहेगा ऑल आर इन द इन सिटू मेथड, ये क्या इन सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है। ऑप्शन बी रहेगा एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है, ऑल रिक्वायर मॉडर्न अल्ट्रा टेक्निक्स एंड लार्ज स्पेस। ऑप्शन डी रहेगा ऑल आर मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें, चाहे कायरो प्रिजर्वेशन या टिश्यू कल्चर की बात करें, ये सारी क्या हैं? एक्स सिटू जो हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन की मेथड हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है जी। तो इन सिटू और एक्स सिटू दो चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज the type of diversity including all the different kind of living organism found in a certain habitat is called as। मतलब द टाइप ऑफ इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ सारे लिविंग काइंड जो है वो फाउंड करेंगे एक सर्टेन हैबिटेट में, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रहेगा स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी रहेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। तो हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा सारी जीवित चीज़ें एक जगह पे रहेंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसको क्या कहेंगे? स्पीशीज डाइवर्सिटी रहेगा। अब हमारे पास चीज़ें हैं, व्हाट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक बात तो ये आ जाएगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है? रिफर्स टू द वैरायटीज एंड अबंडेंस, मतलब बहुत सारे जो होते हैं, अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी को एक और नाम से भी बोला जाता है जेनेटिक
जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी कहते हैं इसको। ये क्या क्या डिफरेंट जीन जो डिफरेंट जीन होते हैं विद इन अ स्पीशीज और पॉपुलेशन, विद इन अ स्पीशीज और पॉपुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आ जाता है हमारे पास व्हाट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये हमारे पास है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम विद इन अ गिवन एरिया जो कि हमारे हैबिटेट और एसोसिएट कम्युनिटी के साथ होता है, उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। सो व्हाट इज पॉपुलेशन डाइवर्सिटी? पॉपुलेशन डाइवर्सिटी क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द कैरेक्टर अमंग इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन, जिसमें हम इथनिकल जो हमारे इथनिसिटी होती है उसके बेस पे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, जेनेटिक मेकअप के बेस पे ये चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट वन। जो बायोस्फीयर होता है उसमें सारे जोन होते हैं एक को छोड़ के, कोर जोन, कमांड जोन, बफर जोन या स्फेरिकल जोन। अब अगर हम देखें बायोस्फीयर की बात, सो बायोस्फीयर इज अ रिजर्व दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन, अब वो 3 जोन कौन से हैं? एक तो हमारा आ जाता है कोर जोन आ जाएगा। दूसरा हमारा आ जाता है बफर जोन। तीसरा हमारा आ जाता है कौन सा? ट्रांजिशन जोन आ जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा नहीं है। तो हमारे पास कोर जोन भी है, बफर जोन भी है, ट्रांजिशन को हम कमांड भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, दैट इज स्फेरिकल जोन, जो नहीं है। क्या है? नहीं है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज कोर जोन इन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कोर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व में वो क्या होता है? सो कोर जोन इज अ रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया, रिस्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया। क्या होता है? स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, जहाँ पे ह्यूमन जो एक्टिविटी होती है वो नहीं होती है। अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा व्हाट इज बफर जोन इन बायोस्फीयर रिजर्व। बफर जोन क्या होता है? ये भी द बफर जोन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है सराउंडिंग द कोर जोन, जो कि कोर जोन के सराउंडिंग में होती है। ठीक है ना? अलाउइंग लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो थोड़ी थोड़ी लिमिटेड सी होती हैं। अब आ जाता है व्हाट इज ट्रांजिशन जोन इन बायोस्फीयर रिजर्व। सो ट्रांजिशन जोन इज द क्या होता है? ये outer मोस्ट पार्ट ऑफ द जोन ऑफ द ऑपरेशन, इसको हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ ऑपरेशन भी कहते हैं, वेयर कंजर्वेशन इफेक्ट्स आर कंबाइंड विद ह्यूमन एक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल दिस ह्यूमन एक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये जोन होता है ट्रांजिशन जोन। सो द ट्रांजिशन जोन जो होता है हमारा, ये वाला ट्रांजिशन जोन, इट इज सराउंडेड बाय बफर जोन एंड कोर जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। और इसका मेन एम क्या होता है? टू इंश्योर ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं सस्टेनेबल एंड कंपेटिबल विद द रिजर्व कंजर्वेशन गोल, की जो चीज़ें अगर हम यूज़ करें तो उसका एक कंजर्वेशन गोल भी रहे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एज। जो आउटसाइड होती है उसको हम क्या कहते हैं?
ex situ, in situ, conservation, in vivo. तो the conservation of biodiversity that happen outside its natural habitat is your option A, that is ex situ conservation. ex situ conservation क्या होती है? This involve preserving genetic resource while cultivated species, जो कि वेरियस टेक्निक से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं और जिसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करते हैं अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट. मतलब जो मतलब ये जंगल है, जंगल में यहाँ पे टाइगर है. अब टाइगर का ये नेचुरल हैबिटेट है जंगल. अब यहाँ से इसको हम मतलब ये इन डेंजर खत्म होने की कगार पे, तो इसको किसी और जगह पे लेके इसको हम कंजर्व करेंगे. तो ये जो इसका होगा ओरिजिनल होमलैंड से जो इसका आर्टिफिशियल या किसी दूसरी जगह पे लेके इसको कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स सिटू. और जब ये जहाँ जंगल में रहेगा तो इसको बोलेंगे हम क्या, इन सिटू कंजर्वेशन. एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन आपको पता होना चाहिए. सो व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन? अब इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? ये क्या होता है? मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्पीशीज एंड इकोसिस्टम विद इन नेचुरल इकोसिस्टम. विद इन नेचुरल इकोसिस्टम, वही मतलब यहाँ पे शेर है, यहाँ पे बचेगा, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा शेर या टाइगर, वो रहेगा इन सिटू कंजर्वेशन, जो जहाँ पे है वहीं रह रहा है. अब यहाँ से निकाल के इसको कहीं और जगह पे शिफ्ट करा जाएगा, मतलब अलग हैबिटेट में, तो इसको क्या कहेंगे? एक्स सिटू कंजर्वेशन. ठीक है जी. सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ए रहेगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि और साइड की बात कर रहे हैं. ठीक है जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा which out of the following causes soil erosion. मतलब इन सब में से कौन सा है जो कि soil erosion काज करता है? soil erosion क्या होता है हम सबको पता है. जब मिट्टी का, हम अपनी जुबान में इसको कहते हैं मिट्टी का कटाव. जब मिट्टी जो है वो क्या करती है, अपना जो है जमीन से जो है वो हिस्सा छोड़ देती है, तो उसको कहते हैं हम क्या? soil erosion. तो सॉइल इरोजन मतलब किन किन चीज़ों से जो है वो सॉइल इरोजन होता है? एक तो हो गया हमारे पास ऑप्शन है अनस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, मतलब खुली ग्रेजिंग करना, मतलब जितने भी पॉस्चर्स वगैरह होते हैं वहाँ से ग्रेजिंग करके जितना भी घास खा लेना. ओवर कल्टीवेशन, जहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन कर देना, कल्टीवेशन ज़्यादा कर देना. या ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. तो अब जब सॉइल इरोजन की बात करेंगे तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग से भी होता है, ओवर कल्टीवेशन से भी होता है, डिफॉरेस्टेशन से भी होता है. और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव. ये सारे मेथड हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो था वो क्या होता है, या सॉइल इरोजन का, तो वो क्या डिफॉरेस्टेशन का वो क्या थी? रेनफॉल था. ये क्वेश्चन मुझे अभी भी माइंड में चल रहा है. चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज रेड डेटा बुक कंटेन डेटा ऑफ. एक बुक होती है जिसको रेड डेटा बुक कहते हैं, उसमें क्या चीज़ जो है वो होती है, किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? ऑल प्लांट स्पीशीज, ऑल एनिमल स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज, या इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज, उनकी जो है वो डिटेल उसमें होती है. क्योंकि ये जो रेड डाटा बुक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है. तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज क्या रहेगा? थ्रेटेंड स्पीशीज. जितनी भी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, विलुप्त होने वाली हैं, या जितनी भी स्पीशीज़ हैं जिनको ख़त्म होने का मतलब क्या कहते हैं रहता है हमारा, मतलब या थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी आपको देखने को मिलेगा आंसर, या आपको इनडेंजर्ड जो है स्पीशीज़ वो भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जिनको ख़त्म होने की कगार पे होती हैं. तो उनका जो डेटा है वो कहाँ पे हम डालते हैं? रेड डेटा बुक में. सो रेड डेटा बुक जो होती है, रेड डेटा बुक कंटेन इंफॉर्मेशन, ये क्या करती है? एक इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन करती है ऑन ऑल द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ
जितना भी फ्लोरा हो गया, मतलब जितने भी प्लांट्स हो गए या जितना भी फोना, जितने भी एनिमल्स हो गए, जो भी कोई कंट्री हो या स्टेट हो उसके लिए होती है। तो ये जो रेड डेटा बुक है, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे हु मेंटेन द रेड डेटा बुक। तो ये करती कौन है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स, IUCNN। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करते हैं। तो ये सबसे पहली बार अगर हम देखें तो ये किसने पब्लिश करा था? फर्स्टली ये जो पब्लिश था ये 1964 को ये क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। सो दिस बुक हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल का करता है। तो उसके बाद ये क्या करता है? रिस्क ऑफ इंडेंजरमेंट ऑफ द स्पीशीज के बारे में बताता है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज के बारे में बताता है। अब और भी क्वेश्चन है, काफ़ी सारी बुक्स और भी होती हैं। एक हमारे पास होती है मतलब यहाँ पे कलर होते हैं, ठीक है ना। अब रेड डेटा बुक है, एक कलर जो है वो होते हैं। अब द बुक गिव द डिटेल ऑफ स्पीशीज ऑफ सर्टन कोड कलर। अगर जब ब्लैक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सटिंक्ट स्पीशीज, मतलब वो वाली स्पीशीज जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक जी। उसके बाद अगर हम कहेंगे रेड कलर जो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में वो बात करेगा। फिर एक होता है ऑरेंज कलर जो होगा, मतलब बुक डाटा में वो क्या बताता है? वो बताता है इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताता है। फिर उसके बाद एक कलर होता है एम्बर कलर किसके बारे में बताता है? वल्नरेबल स्पीशीज बताता है। फिर एक होता है हमारे पास ग्रे कलर। तो ग्रे कलर किसके बारे में बताता है? ये मिक्सचर ऑफ ऑरेंज और एम्बर होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कैटेगराइज देम। फिर एक होता है हमारे पास वाइट कलर। तो वाइट कलर आई थिंक ये रेयर स्पीशीज के बारे में बताता है, जो मतलब कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं। उसके बाद वाइट के बाद ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है, वो क्या बताता है? आउट ऑफ डेंजर स्पीशीज, मतलब जिनको खतरा नहीं होता वो ये बताते हैं। अब अगर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें, ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड वगैरह में है। तो ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ मैक्सिमम डाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होती है? क्या मैंग्रोव्स में होती है, टेम्परेट फॉरेस्ट में होती है, टाइगा में होती है, या कोरल रीफ में होती है? हमने क्या करना, हमने ऑप्शन के साथ जो है वो स्टक करके रहना है, क्योंकि ऑप्शन के बाहर नहीं जाना। अगर आप गूगल में जाके या किसी चीज़ में जाके सर्च मारोगे किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाइवर्सिटी है, तो वो आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब हमने देखना इन सभी ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा किसके पास जो है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है। तो अगर इस बात की करें तो हमारे पास कोरल जो रीफ होते हैं, कोरल रीफ आपने पढ़े होंगे, तो उनके पास होता है क्या है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी। अब अगर बात करें व्हाट इज कोरल रीफ, ये कोरल रीफ क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कोरल्स आर अ टीनी मैरीन एनिमल। क्या होते हैं? टीनी मैरीन एनिमल होते हैं, वो भी इनवर्टिब्रेट, जो कि एंथोजोआ और फाइलम निडेरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए कोरल रीफ। उसके बाद दे आर टिपिकली फॉर्म अ कम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मेनी आइडेंटिकल पोल्प्स जो है ये बनाते हैं। उसके बाद ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ये सिक्रीट करते हैं टू फॉर्म अ हार्ड स्केल्टन। आपने देखा होगा बड़े सारे होते हैं ये वाले कोरल रीफ वगैरह, आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में ये सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं।
तो ये जो होते हैं ये कोरल रीफ्स आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। अब इन सिटू में जो नहीं आता, जू, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, जो इन सिटू में नहीं आता। अब ये बताना है, जो आते हैं वो भी मैंने बता दिया, इन सिटू जो अंदर ही है और एक्स सिटू जो बाहर में है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है जो इन सिटू में नहीं आते, जो एक्स सिटू में आते हैं। देखो बायोस्फीयर रिजर्व तो इन सिटू में है, ये भी इन सिटू में है, वाइल्ड लाइफ यहाँ नेशनल पार्क भी है। अब जो जू है, हमारे जू है, मतलब यहाँ पे हमने एक जू बना दिया, यहाँ पे आके टाइगर रख लिया, बियर रख लिया, मतलब आपने नेचुरल हैबिटेट से उसको माइग्रेट करके यहाँ रख लिया। टाइगर है माइग्रेट करके यहाँ रख दिया, एलिफेंट है माइग्रेट करके यहाँ रख दिया, तो जू में हमने रख दिया। तो जू जो है वो इन सिटू का नहीं है, ये क्या है, एक्स सिटू है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से लेके जाना है ना। बाकी तो नेशनल पार्क के में कोई चीज़ बाहर से थोड़ी जाती है, हाँ कभी जाती है प्रोटेक्शन के लिए, या कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गए, जैसे नमीबिया से हमने टाइगर मंगवाए थे तो वो रखे थे, क्योंकि टाइगर थे ही नहीं तो वो बाहर से लाए थे। टाइगर्स के लिए वो एक्स सिटू है, लेकिन एक्चुअल में वो नेशनल पार्क जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, ठीक है ना। लेकिन वो अब स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड है कि स्पीशीज़ इन सिटू में आई है या गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हॉट स्पॉट रीजन आर हाई। जो हॉट स्पॉट रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, हाई। थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं। क्या ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, रेयरिज्म में आते हैं, इंडिज्म में आते हैं, डाइवर्सिटी में आते हैं, या क्रिटिकल इंडेंजर्ड पॉपुलेशन में आते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हॉट स्पॉट आर रीजन ऑफ हाई इंडिमिज्म, क्या होते हैं, इंडिमिज्म में ये आते हैं, ठीक है जी। हॉट स्पॉट आपने पढ़े होंगे, हॉट स्पॉट रीजन, इसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी कहते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन होते हैं, जो हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होते हैं, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस में आते हैं या इंडिमिज्म में आते हैं, तो ये होता है। अब व्हाट इज हॉट स्पॉट। अब कभी कभी तो ये वो बच्चे सोच रहे होते हैं कि ये हॉट स्पॉट कौन सा, वो वाईफाई वाला है जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो वाला नहीं, ये हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ पॉइजन गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट इज। जो जितना भी व्हीकल है उसमें से जो गैस एग्जॉस्ट होती है पॉइजनस, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इथेन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये ऑब्वियस आंसर है इसका रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो है वो आंसर रहेगा। सो दिस इज द प्राइमरली पॉइजनस गैस दैट इज गिवन आउट बाय द व्हीकल एग्जॉस्ट इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, या कोई भी फ्यूल होता है, ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, मेकिंग इज डेंजरस इनहेल विदाउट नोटिसिंग। तो इससे जो होती है वो क्या होती है, बंदे की जान भी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, येलोइंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ। ये किसका इफेक्ट है, येलो जो ताजमहल हो रहा है, एसिड रेन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओजोन डिप्लीशन की वजह से, या ऑल ऑफ दी अबव की वजह से, ठीक है जी। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, सो येलोइंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ योर ऑप्शन ए, दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन, ये कल भी मैंने एसिड रेन के बारे में काफ़ी सारी डिटेल आपको बताई थी। तो द येलोइंग ऑफ ताजमहल इज कॉज्ड बाय एसिड रेन विच इज अ कंसिक्वेंस ऑफ एयर पॉल्यूशन, जो कि एयर पॉल्यूशन का क्या है, एक कंसिक्वेंस है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। अब ये जो एसिड रेन है SO2 प्लस NO2 से बनता है, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। सो
जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, कमेंट कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।